इसरार अब्बासी एंड अमान चांडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? सलाम, आई एम गुड जी। ठीक ठाक, मज़े में। अच्छा, डेजिनेशन मैंने आप लोगों की प्रॉपर नहीं बताई, तो मैं आप लोगों से पूछूंगी सबसे पहले तो इसरार, आप अपनी डेजिनेशन बताएं और कितना टाइम हो गया पॉलिटिक्स में आपको? मेरा निशा सिंस 91 फ्रॉम स्टूडेंट लीडर टू पीटीआई की फाउंडेशन 96 में हुई और सिंस देन एक्टिव पॉलिटिक्स मेरी अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पार्टी में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे रहा। इस वक्त मैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर सिंध का प्रेसिडेंट हूँ और सेंट्रल का रहनुमा हूँ पार्टी का। और जो भी पार्टी के साथ बेसिकली आपकी एफिलिएशंस होती हैं वही मैटर करती हैं कि आपने क्या पार्टी के साथ कितना वक्त गुजारा ये सारा कुछ। बिल्कुल। अमान, आप बताएं अपनी डेजिनेशन। सॉरी, मैंने आपको डायरेक्टली वो बोल दिया। बेसिकली मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है वर्ड्स, तो मैं बोलती हूँ गेस्ट खुद ही अपना इंट्रो बताएं। मेरा नाम अमान चांडियो है। बेसिकली अभी करंटली मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग का, जनरल सेक्रेटरी PS 105। ओके। वैसे पार्टी एफिलिएशन माशाल्लाह बाय बर्थ पीपल्स पार्टी में ही रहे, वालिद साहब ओहदों पे रहे काफ़ी। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट लाइफ में जब हुए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, अब माशाल्लाह यूथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी ओके। अच्छा इसरार, कैसे मैनेज करते हैं? इतना हार्डली टाइम होता है, कभी उधर कभी इस न्यूज़ पे कभी उस न्यूज़ पे, कैसे अपने लिए टाइम निकालते हैं फिर? बिल्कुल सही कहा निशा। असल में हमने पार्टी को जब बनाई तो बड़ा हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमें लोग पहचानते भी नहीं थे सिंस 97 से लेके और 2008 तक। वो बड़ा टफ टाइम था। उस टाइम पे हमने अगर अखबार के दफ्तर में भी जाना होता था तो, लेकिन आफ्टर 2008 जब हमने बायकॉट किया उस इलेक्शन का जो जनरल मुशर्रफ ने किया और जुडिशरी जो थी वो बंद थी, उसके बाद फिर मीडिया ने हमें पहचानना शुरू किया और फिर ऑनवर्ड्स फिर 30 अक्टूबर लाहौर का जलसा हुआ, फिर कराची का 25 दिसंबर का जलसा हुआ, फिर 2013 का इलेक्शन और फिर 14 का धरना 126 दिन। तो सिंस देन मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिशियन के लिए लाइफ बड़ी टफ होती है। Exactly. क्योंकि जब वो पब्लिक लाइफ में होता है तो उसकी पर्सनल लाइफ बड़ी मुतासर होती है। और हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो बड़े सफ़र करते हैं। मेरी वालदा तो अक्सर मुझसे नाराज इस बात पे होती है कि तुम घर में कभी कभी नजर आते हो, कभी कभी नजर आते हो। अच्छा। तो होटल की तरह आते हो और चले जाते हो। तो आपके पास चॉइसेस यही होती हैं कि आपने अपनी उस पोजीशन से अपनी सोसाइटी को कुछ देना है या अपनी जात को कुछ देना। Exactly. तो हमने अपनी अगर जात को देना होता तो हम बड़ी आसान जिंदगी गुजार सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और अमान, आप बताएं, जैसे कि आपने बताया अब्बू भी मेरे पॉलिटिक्स में थे और खानदानी पॉलिटिशियन चला आ रहा है हमारा सिलसिला, तो पहले अब्बू के काम को संभाला है डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये ज्वाइन की पार्टी? नहीं, मैंने बेसिकली पार्टी एफिलिएशन जब मैं ज्वाइन की तो अपनी बुनियाद पे ज्वाइन की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हमने करियर पूरा गुजारा, उसके बाद यूथ में आए तो बाबा बस हमें ये सपोर्ट थी, जिस तरह आपको मालूम है हर पॉलिटिशियन के घर में ये मौजूद है कि घर को टाइम नहीं देता, अपने वालदा, हमारी तो शादी नहीं हुई लेकिन वालदा वगैरह को टाइम नहीं दे पाते, बहनों को टाइम नहीं दे पाते। ऐसा हमारे साथ भी था, लेकिन थोड़ी सपोर्ट थी हमें कि ऐसे वालिद साहब भी पार्टी में रहे, फिर हमारे दादा भी पार्टी में रहे, तो ओसली हमें इस चीज़ की सपोर्ट थी कि हम लोगों को टाइम देने में आसानी मिली। ओके। तो इसरार कैसे मतलब कभी ट्रैवलिंग करना हुआ तो फिर कैसे टाइम निकालते हो? हमारी तो मुस्तकिल ट्रैवलिंग रहती है, मुस्तकिल ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है। और आप यकीन कीजिए कि पिछले एक माह में मैंने कोई 7 चक्कर इस्लामाबाद कराची लगा। एक माह। ये काम के चक्कर में। हाँ। काम ऐसा है ना, ऑब्वियसली वो तो चलता है। अच्छा अमान, आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं? ट्रैवलिंग वगैरह जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए ट्रैवलिंग हमारी रहती ही है। और मोस्टली टाइम का, जिस तरह भाई ने बताया, हमारे की टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। पता नहीं है रात में घर कब जाना है, दिन में कब निकल जाना है, आज यहाँ है तो कल कहाँ है कुछ नहीं मालूम। और अभी रिसेंटली हमारी 27 फरवरी को हमने एक मार्च निकाली थी, तो उसके अंदर 12 दिन तो हमारी ट्रैवलिंग वाकई आप यकीन माने इस तरह की थी ना, हमें सोने का पता था ना होश, कुछ भी नहीं किसी चीज़ का था। कंटिन्यूसली हम कॉन्वे के साथ मूव कर रहे थे। इस्लामाबाद में जब हमने कॉन्वे मूव किया तो ट्रैवलिंग तो कुछ नहीं मालूम, आज कराची में तो कल कहाँ है कुछ नहीं मालूम। एग्जैक्टली। अच्छा इसरार, शुरू से शौक था पॉलिटिक्स में आने का या कोई खानदानी पॉलिटिकल? नहीं, मेरे 7 नस्लों तक तो मुझे याद है, उससे पीछे की मुझे नस्लें नहीं याद। इन 7 नस्लों तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है मेरी पार्टी। अच्छा अमान, प्रेशर था फैमिली से या फिर खुद शौक था कि पॉलिटिक्स में आ जाऊं? नहीं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना बेसिकली एक इंसिडेंट था मेरा। अच्छा। मैं अपना जब छोटी सी उम्र से मैं अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। बेसिकली मेरा ट्रांसपोर्ट का काम अब भी है, चांडियो ट्रांसपोर्ट के नाम से। तो मैं उसको गो ऑन कर रहा था, लेकिन पॉलिटिक्स में आने की वजह ये बनी, कुछ हर्डल्स थे, मुझे काफ़ी हर्डल्स आए जो मैंने खुद फेस किए। तो जो मैंने चाहा कि हमारी जो दूसरी यूथ है वो फेस ना करे, काम करना बड़ा मुश्किल था।
तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद सोचा कि चलें खुद रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों की जितनी मदद हो सके मदद करूं। वाहिद ये वजह थी, कोई प्रेशर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फैमिली मेरी अभी भी बिकॉज कंटिन्यू कर रही है, बाबा अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपनी सेपरेट है। वो वजह मेन यही थी कि जितना काम आ सके हमारी यूथ के लिए, क्योंकि मोस्टली जिस तरह बताया कि यूथ को अवेयरनेस नहीं है, हकीकतन अवेयरनेस नहीं। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्कीम्स हमारी आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस चीज़ को अवेयर कर सकें, स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो इस चीज़ की वजह से मेरी कोशिश थी कि जितना मैं हेल्प कर सकूं यूथ की हेल्प करूं। ओके। अच्छा, ये बात सच है कि अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो बच्चों को बनी बनाई सियासत मिलती है? तुम्हें ये कहा जा सकता है या फिर तुमने स्ट्रगल किया काफी? आई डोंट थिंक सो। मैंने खुद ये चीज़ फेस की है। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी किया, कॉलेज लाइफ में भी किया, सब जगह किया सियासत, मेहनत की सियासत में आने के लिए। वाकई मेहनत करनी पड़ी। तो ये जो लोग झूठ बोलते हैं फिर कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या पॉलिटिक्स से बात आता है, हर जगह नेपोटिज्म है, मौजूद है, हर जगह होता है। ये गलत भी नहीं है, जाहिर सी बात है, एक चीज़ चलती आ रही है तो इतना मैं इस चीज़ के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल हाँ कुछ हडल्स आते हैं बंदे को। लेकिन जो फैमिली चलता आ रहा है उसको ये चीज़ होती है कि फैक्ट एंड फिगर्स का पता होता है, ऑब्जर्व की भी होती है सियासत को कि किस तरफ चलना है, किस तरह करना है। ऑब्वियसली बात है, एक प्लेटफॉर्म तो है, अब उसके अंदर वर्क कैसे करना है ये आपको सिर्फ गाइडेंस मिल जाती है। अच्छा, आप खाने में सब चीजें खा रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस का तो यही होता है, इधर दावत उधर दावत, सारी चीजें चल रही होती हैं। कोई डाइट इशू? मेरा कोई डाइट इशू नहीं है, मैं बहुत फूड लवर हूँ और खाने पीने का बहुत शौकीन, और मैंने कभी भी डाइट वाइट नहीं की, और उसके लिए तो खाने पीने में मेरे ख्याल कोई वो नहीं है। ओके अमान, आप कोई डाइट प्लान या कोई ऐसा, आप लोगों की भी दावतें होती होंगी काफी? ऐसा कुछ खास नहीं है, जो मिल जाए खा लेते हैं बस। मोस्टली हाँ फेवरेट है, हाँ देसी है मोस्टली। आप यकीन माने मेरी फेवरेट डिश के अंदर दाल चावल है, मैं बड़े शौक से इसके अलावा कुछ नहीं है। जंक फूड मैं अवॉइड करता हूँ मोस्टली, लेकिन जो मिल जाए खा लेंगे कोई इशू। बाकी आइडियल कोई आपका इमरान खान के अलावा? आइडियल इन सेंस, देखिए आइडियल दो सेंस में होता है ना, एक आपकी लाइफ का आइडियल होता है। मेरे लाइफ का जो आइडियल था वो मेरे वालिद साहब थे। ओके आपका अमान आइडियल कोई? हर बेटे का तो लाइफ का आइडल जो होता है उसके वालिद साहब ही होते हैं। मेरे लाइफ के आइडल भी मेरे वालिद साहब ही हैं, लेकिन पॉलिटिकली मैं जिनको आइडलाइज करता हूँ वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब, हमारे जो मीर मुर्तज़ा साहब मेरे आइडल हैं। वैसे चेयरमैन साहब तो ऑब्वियस सी बात है करंट पॉलिटिक्स के मुताबिक, लेकिन पॉलिटिकली आइडियल मैं किसी को मानता हूँ तो मीर मुर्तज़ा साहब को। ओके क्या हॉबीज हैं आपकी इसके अलावा पॉलिटिक्स से हट के? देखिए मैं स्पोर्ट्स बहुत, क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर था और यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल में बहुत अच्छी हमने क्रिकेट खेली। ओके आपकी हॉबीज़ तो ऐसे को इतनी ज़्यादा नहीं है। रीडिंग मेरी हॉबी रही है, टेबल टेनिस मुझे शौक है खेलने का, अभी भी कभी टाइम मिलता है इन चीज़ों से निकल के दोस्तों के साथ टेबल टेनिस स्नूकर वगैरह खेल लेते हैं। ऐसे तो कोई हॉबी नहीं बची है, कुछ खास नहीं, कोई इतनी खास नहीं, नॉर्मली कैजुअली। ओके बाकी अमान आप बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल नया पाकिस्तान भी बना, फिर उसके बाद अभी ख़त्म भी हो गया, इस नए पाकिस्तान में आपको क्या चीज़ें नई नज़र आई और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मुझे तो पहले नया पाकिस्तान नहीं दिखा, सिर्फ दिखा तो ये दिखा कि गरीब पिसता गया, महंगाई बढ़ती गई, बिल्कुल हर चीज़ तबाह बर्बाद होती गई। मैं किसी स्पेसिफिकली नहीं किसी पे बोल रहा, लेकिन सिर्फ बहुत चीज़ें बिगड़ी। देखिए नए पाकिस्तान के जो वादे थे वो अगर वादे ही पूरे होते तो मैं नए पाकिस्तान की बात करता। पुराना पाकिस्तान चेंज होना, नया पाकिस्तान के 1 लाख घर दे दी जाएंगी, नौकरियां दे दी जाएंगी, महंगाई कम होगी, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो उसका हुक्मरान चोर है। कितना पेट्रोल कहाँ से चले, एक इंटरनेशनल इशू था, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, इंटरनेशनल इशू था। अभी भी अगर पेट्रोल बढ़ा है तो उसकी जो फरवरी की जो सब्सिडी कम दी गई थी पाकिस्तान को, वो कम कर दोबारा IMF ने हमारे लोन लेने की वजह ये बना दी कि आप सब्सिडी जो फरवरी में दी उसको करें। लेकिन देखिए नया पाकिस्तान मेरे हिसाब से नहीं बना, और अगर बना तो तबाही की तरफ क्या, क्योंकि वो वादे पूरे नहीं किए जो आवाम से किए गए थे। ठीक है, और बस बाकी अभी अच्छा, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि अमान मेरा छोटे भाइयों की तरह है और मैं इसको एक सिखाने के प्रोसेस से बताऊं। पीपल्स पार्टी 1970s में बनी और रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। हाँ लेकिन उन्होंने किया भी आप चले मेरे साथ, चलें किया ना, आप मेरे साथ चलें, जाके सिंध में देखें क्या हाल है। जिंदा थी मैं इसकी, अरे आप छोड़ दीजिए ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप ये नौकरियों की और इसकी बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं सिंपल इतना कह रहा हूँ, रोटी कपड़ा और मकान के इशू के ऊपर आए और इन्होंने अपनी 5 से 6 दफा गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात ली, जिसमें एक इनका टेन्योर ऐसा था जो इसमें इन्होंने 5 साल पूरे किए, 2008 से 2013 तक। ठीक है, प्रेसिडेंट भी इनका, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी, कोई कोalition नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इनकी 5 साल परफॉर्मेंस के ऊपर रिजेक्ट कर दिया। अगर इन्होंने अवाम के लिए कुछ किया होता तो ये पूरे पाकिस्तान से वाइप आउट होकर सिर्फ सिंध तक महदूद ना रह जाते। आज अगर इमरान खान अपनी 3.5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर अवाम के अंदर जाना चाहता है, तो अगर अवाम
इनको नजर नहीं आया नया पाकिस्तान, इनको ये नजर नहीं आया कि 419 अरब रुपए की रिकवरीज की गई। अच्छा। जो पिछले 17 साल की रिकवरी थी हमारी गवर्नमेंट से हट के, वो 219 अरब रुपए की थी। आपका जीडीपी ग्रोथ 6% पे चला गया। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लैश करके टॉप मोस्ट आ गई। आपका रेमिटेंस नंबर 1 पे चला गया। आपकी इसी माशी सूरत हाल के अंदर 3 सूबों के अंदर हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का दिया गया। आप मुझे ये बताइए कि वही माशी सूरत हाल के अंदर आज आप क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? सिंध गवर्नमेंट ने 4 आने भी इस प्रोजेक्ट में नहीं दिए, ना बसेस में 4 आने दिए, ना फायर ब्रिगेड में। ये 3 चीजों के ऊपर जिसको मर्जी आप मेरे साथ लाके बैठा दें, मैं चैलेंज कर रहा हूं पीपल्स पार्टी आपको जरूर इस चीज को हम पूरा करके दे देंगे मैं इंशाल्लाह, कोई मसला ये नहीं है। रिकॉर्डिंग अच्छा, रखे और वैसे प्रोग्राम मैं रहे, पूछना ये चाहता हूं, 3 एक चीजों छोटी सी बात, इन्होंने क्या किया? चले हमने सब हमने किया ना, पूरा मैंने आपको बताया ना। आपके 15 साल का कोई जवाब नहीं, हम अपने केपीके के जवाब दीजिए मुझे। नहीं, हम अपने 3.5 साल की विफाकी गवर्नमेंट का भी जवाब दे देते हैं। हमें, मैंने आपको पहले बताया 419 अरब रुपए की चोरी की करप्शन का पैसा हमने मुल्क के खजाने में वापस जमा कराया, जो आपने 17 साल में 219 अरब रुपया 3 गवर्नमेंट मुख्तलिफ अदवार में, 17 में इनकी भी गवर्नमेंट रही, नून की भी गवर्नमेंट रही और काफ लीग की भी गवर्नमेंट रही, तो 17 साल में 219 अरब रुपया। फिर हेल्थ कार्ड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ी स्कीम थी 10 लाख रुपए की, वो हमने दी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर 19 अरब रुपए के हमने लोन्स दिए, जिनको हमने तकरीबन 480 के करीब हुनरमंद नौजवान जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जो आप जॉब्स की बात कर रहे हैं ना, आप मिफ्ता इस्माइल की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी गवर्नमेंट लेने के बाद बता दें, उठा के देख लीजिए, उसमें उसने कहा कि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट जो है वो पीटीआई के दौर में हुई। ये मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स हैं। मैं जो बात करूंगा फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। बेरोजगार भी बहुत बड़े हैं। बेरोजगारी तो शुरू से ही बन गई, अपनी जाती वर्कर्स को पेड वर्कर्स बना दिया। नहीं, अच्छा एक सेकंड, इसमें भी चैलेंज करता हूं। टाइगर फोर्स को 1 रुपए की कहीं पे नौकरी नहीं मिली, 1 रुपए की। मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दें मुझे। टाइगर फोर्स को कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई तनख्वाह नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, वो एक वॉलंटियर फोर्स थी। फैक्ट्स की बात कैसे हो गए आप? बेरोजगार इस दौर में नहीं, उससे पिछले बहुत ज्यादा। अच्छा, करप्शन थी तो उठाई ना हमारे। अच्छा, आपने हमारे दौर में एमपी एमएनएस की, इनके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इनके आप एसेट उठा लीजिए जब ये गवर्नमेंट में आए, और उससे पहले कैसे उठा ले और अभी कैसे उठा ले, कैसे ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा बिजनेस यार? वो तो पीपल्स पार्टी के, अच्छा चलें ठीक है ना, हम मैं आपको वही कर रही है ना। तो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से सरे महल लेके ओन कर, पहले डिनाई किया, फिर ओन किया, फिर आप अपने एमएनएस के एसेट्स निकाले और सारा कुछ निकाले। हमारी तो गवर्नमेंट नहीं, अब आप गवर्नमेंट में। हमारा किसी के पास नहीं, किसी का भी एसेट बियॉन्ड लिमिट है, जाए आपके पास कोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी आपके पास है, प्रोसिक्यूशन भी। हम आपकी तरह केसेस अपने खत्म नहीं करवा रहे, हमने ये कुछ नहीं किया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, हम तो डे फर्स्ट से फेस कर रहे हैं। फेस नहीं कर रहे ना, आपने पहले भी एनआरओ लिया, बाद में भी आसिफ जरदारी साहब के लिए आपने 480 हेल्थ की ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन, जो केस आप कह रहे हो 14 साल जेल काटी, कोई नहीं काटी, वो अस्पताल में पड़े रहे। पे आप एक बात बताएं ना कि अगर हमारे साथ, हम ये तो डे फर्स्ट से फेस करते आ रहे हैं, अदी फयाज साहिबा को घर के अंदर से एक औरत, एक फीमेल है ना, जाहिर सी बात है। अभी आपके तो जो आपने अभी लाठी चार्ज आपने किया नुमाइश पे, वो औरतें नहीं थी। जिन औरतों पे आपने लाठी चार्ज किया नुमाइश पे, वो गलत है, वो मुझे बताएं। अदी फरियाल तालपुर की इज्जत भी उतनी है जितनी किसी भी एक पाकिस्तानी औरत की है, किसी भी एक पाकिस्तानी औरत की इज्जत बराबर है। जिस औरत के ऊपर आपने नुमाइश के ऊपर फायरिंग स्ट्रेट की, वो औरतें नहीं थी। सर, आज आप औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। 25 तारीख को नुमाइश के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की पुलिस ने। अच्छा जी, आपको यही तो नहीं पता। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ। ये लॉन्ग मार्च लेके गए, ये लॉन्ग मार्च लेके गए, इनको किसी को पत्थर मारे गए, पुलिस जब आप फायर करेंगे तो पत्थर नहीं मारेंगे और क्या करेंगे? अच्छा, लेडीज तो क्या पीपल्स पार्टी उसमें नहीं नाच रही? नाचने से क्या होता है? गोलियां मारना और नाचना बराबर है? नहीं, गोलियां मारना और नाचना नहीं, बदतमीज। एक बात बता दूं, इमरान खान साहब का ऑन एयर प्रोग्राम मौजूद है कल रात का, आप चेक कर लीजिएगा उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो खुद इस चीज का एग्री करते हैं कि हमारी रैली के अंदर हमने इसलिए बैक कर लिया वरना अवाम दूसरी तरफ जाती है, असला हमारे पास ही मौजूद था। ऐसा कौन सी पूरा, ऐसा कुछ नहीं, कौन से यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आपने 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर काटी, सिंध गवर्नमेंट ने। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपसे मैं इसलिए वहां का नहीं पूछ रहा कि आपकी गवर्नमेंट यहाँ थी। सिंध में जो कुछ आपने किया, आप डेमोक्रेटिक पार्टी थे, आप जब फरवरी में लॉन्ग मार्च लेके गए इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ महंगाई का,
आपको किसी ने रोका? सर मैं रेजिडेंट हूँ इस एरिया का, मैं रेजिडेंट हूँ इस एरिया किस का, एरिया मेरे का? एपीसीसी ब्लॉक 2 जहाँ पे ये वाकया नुरानी गांव के बिल्कुल सामने हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस और आपके जो वर्कर्स मेरे भाई वो तो फायरिंग अलग हुई है, जो नुमाइश चुरंगी पे हुई है। सारा दिन आपने एक्सपायर शेल, 5 मिनट्स वो एरिया क्लियर कर दिया गया था। एक्सपायर शेल 6 घंटे तक इन्होंने नाफिज थी, 6 घंटे बावजूद ये लोग आए 6 घंटे तक इन्होंने। अच्छा क्यों लगाई आपने? किस चीज का खौफ था 144 का? पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना गलत काम है? आपको खौफ किस चीज का था? सर आपने क्यों लगाई 144? आप जब लॉन्ग मार्च लेके गए, सदर में धमाका उठा लीजिए, 2 धमाके हुए हैं। नहीं आप जब लॉन्ग मार्च लेके, जब से लगा हुआ है इनकी बुनियाद नहीं आपने एक दिन पहले लगाया, एक दिन पहले लगाया, ऑर्डर निकाल के ले आइए सर। 144 आपने 24 तारीख को लगाया, 25 को नहीं लगाया सर। ये सदर धमाके पे नहीं लगा, सदर धमाके पे नहीं, वो रेफर करेंगे, हुकूमत का काम है उसको पूरा करना। नहीं, मैं आपकी डेमोक्रेटिक चेहरे को बेनकाब कर रहा हूं। जो आप कहते हैं कि आपने फरवरी में लेके गए, आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, आपके ऊपर कोई शेल नहीं मारा गया, आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, आपको पूरा, इवन आसवा भुट्टो को एक ड्रोन लगा, उस पर भी हमने पूरा उनको दिया कि मैं वो भी एक हादसा था। मैं ये कह रहा हूं कि हमने पुलिस की तरफ से इनको हर तरह की सिक्योरिटी दी, और इन्होंने क्या किया? अच्छा ओके ठीक है, मैं आप लोगों की बात समझ गई। ओके एक एक मैसेज लूंगी आप लोगों का, आप कोई न्यू जनरेशन के लिए मैसेज दें। देखिए मेरा मैसेज सिंपल पाकिस्तान की यूथ के लिए है। पाकिस्तान की यूथ को मैं क्लियर कट के मैसेज देता हूँ कि यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। अमान आप? एट लास्ट मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। सेकेंडली मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है कि नॉन पॉलिटिकल जो यूथ है, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हिस्सा ले पॉलिटिक्स के अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हम यूथ में से ही आगे जाके लीडर्स निकलेंगे, हम ही अच्छे इदारों के अंदर, मुल्क की मैशत के अंदर काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं मुल्क के लिए। तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त है यूथ से हमारी कि किसी भी पॉलिटिकल से, मैं अपनी पीपल्स पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं, किसी भी पॉलिटिकल यूथ पॉलिटिक्स में हिस्सा ले। सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट शो में। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे अमान और इसरार। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ, नए शो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।